स्वयं की बात करते हैं। स्वयं को मैंने आपको बताया कि स्वयं क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, स्वयं की ये फुल फॉर्म है और इसको मैंने एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से मैं कर देता हूँ कि बेसिकली स्टडी वेब्स यानी बेसिकली क्या है। ये मूक को देखेंगे तो सारे मूक के फीचर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अच्छा, पहले चीज समझिए कि स्वयं जो है वो मूक प्लेटफॉर्म है इंडिया का। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिया में इंडियन यूनिवर्सिटी जितने हैं, आईआईटीज, आईआईएम, ऐसे जितने इंडियन यूनिवर्सिटी या इंडियन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो स्वयं के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। और ये दो संस्थाएं मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से प्रोवाइड करा रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्वयं क्या है, वो एक मूक प्लेटफॉर्म है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। दूसरा, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। बेसिकली क्या है ये, जो है स्टडी वेब। अब यहाँ पे अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, स्टडी वेब यानी कि एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एक्टिव लर्निंग। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब ऑनलाइन बच्चा पढ़ता है और वहाँ पे वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे वो क्लासेस ले रहा है, असाइनमेंट ले रहा है, डाउट सेशन टीचर के साथ उसी वक्त कर रहा है। ठीक है, और किसके लिए है, यंग एस्पायरिंग माइंड क्यों यूज किया है इन्होंने इसके लिए, ये इसलिए यूज किया है क्योंकि ये सर्टिफिकेट के लिए नहीं पढ़ा रहा है, ये उनको पढ़ा रहा है जो वाकई पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, तो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली स्वयं क्या है, स्टडी वेब फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये आपको इसको याद कर लेना है। इसकी फुल फॉर्म कई बार स्पेलिंग पूछ ली जाती है और कई बार ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। कहीं पर वेब्स की जगह वेब लिखा होगा, कहीं पर एक्टिव लिखा होगा, लर्निंग नहीं लिखा होगा, या कई बार पूरा फुल फॉर्म दे दिया जाता है, शॉर्ट पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि एक्टिव, उसके बाद वाई यूज हुआ है, एल वर्ड यूज नहीं हुआ है, एक्टिव लर्निंग यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, माइंड्स यहाँ पे यूज हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब स्वयं के बारे में मैंने आपको जैसा शुरू में ही बताया और आपसे भी पूछा कि स्वयं बेसिकली क्या है, किसके थ्रू चलाया जा रहा है। जो स्वयं पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी, और ये आपका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एआईसीटीई, ये दोनों मिलके चला रही हैं माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से। ध्यान रखना, माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से, यानी बेसिकली इस पूरे प्लेटफॉर्म को तैयार किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने, और करवाया किसने है, यानी कौन इसको रन कर रहा है, तो एआईसीटीई एंड एमएचआरडी, जिसको अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एम भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान Yes. रखना है। अब हम स्वयं की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको पहले बताया कि लॉन्च किया गया है 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया है इसको, और इसी डेट में स्वयं प्रभा भी लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया, एक्चुअली मैंने आपको बताया कि 2014 में बीजेपी जब गवर्नमेंट आई तो उनका जो टारगेट था कि डिजिटल इंडिया बनाना। ठीक है, और डिजिटल इंडिया बनाने का के में भी ये एक उनका प्रयास था कि डिजिटल इंडिया कब बनेगा, जब एजुकेशन जो है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन से ऑनलाइन की ओर चला जाएगा, लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। तो उसी की पहल में इसको स्टार्ट किया गया। 9 जुलाई 2017 को इसको जो है प्रणब मुखर्जी उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उस समय के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो आपको डेट भी ध्यान रखना है। और अब इसकी बात करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर ये 24 घंटे जो है वो सातों दिन यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर सकता है। मतलब आप रात के 2 बजे भी पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि टाइम लिमिट नहीं है, एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, और दूसरी चीज है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये कौन कौन से कोर्सेज या किस लेवल के कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। तो 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जो कोर्सेज हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और स्वयं जो कराता है कोर्सेज वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। ये आपको मैं बता चुका हूँ, एमएचआरडी एआईसीटीसी के थ्रू होता है और इसको माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से इसको तैयार किया गया है। और यहाँ पर जो है 2000 से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं और धीरे धीरे और कोर्सेज इसमें जो है वो अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्वयं का जो उद्देश्य है, 3 उद्देश्य हैं स्वयं के, जिसको यहाँ पे जो बेसिक इनके उद्देश्य माने जाते हैं। स्वयं हैज बीन क्रिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव
ऑफ अचीविंग द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। 3 चीजों को पाने के लिए, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको पाने के लिए इसको तैयार किया गया है। इनका क्या, पहला क्या है पहुंच, एक्सेस, दूसरा क्या है इक्विटी, और तीसरा क्या है क्वालिटी। अब पहुंच, एक्सेस की बात करते हैं, यानी जो सभी के लिए एक्सेसिबल हो, यानी कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। इनका टारगेट पहला क्या है कि एजुकेशन हर किसी के लिए, खासकर हायर एजुकेशन, यहाँ पे हम हायर एजुकेशन का मतलब हायर एजुकेशन, क्योंकि 9 to 12 की बात कर रहे हैं, तो जो हायर एजुकेशन है वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो, वो आप भी एक्सेस कर सकें, वो मैं भी एक्सेस कर सकूं, वो आसाम के किसी गांव में बैठी कोई स्टूडेंट है वो भी एक्सेस कर सके, वो यूपी के या बिहार के, बंगाल के किसी भी छोटे से गांव से लेकर दिल्ली के शहर में मौजूद जो है अगर कोई स्टूडेंट है या कोई पढ़ना चाहता है तो उन सभी के लिए एक्सेसिबल हो। कोई एज लिमिट ना हो, जहाँ कोई एज लिमिट ना हो, ठीक है, जहाँ पे कोई फाइनेंस की कंडीशन नहीं हो, जहाँ पे यानी ऐसी पहुंच किसके लिए, बिना किसी कंडीशन के हर कोई एक्सेस कर सके जिसे। और निष्पक्षता, इक्विटी की बात की गई है, सभी के लिए मतलब किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। यानी अब भेदभाव कहाँ होता है, अब यहाँ पे बात करें एजुकेशन में तो एज लिमिट है, यानी अगर मास्टर में एडमिशन लेना है तो 22 से 30 साल का स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले सकता है, लेकिन 30 से ऊपर है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, स्कूल में कराना है तो आपको क्या होगा, अगर 12th क्लास है तो एक एक एज लिमिट, फिक्स एज ग्रुप है, 30 साल के ऊपर के बच्चे नहीं पढ़ सकते, 12th में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, और तीसरा क्या है क्वालिटी एजुकेशन। और आपको पता है कि हमारे जो अभी ट्रेडिशनल सिस्टम है, तो इंडिया के बहुत सारे अलग अलग जगहों पे क्वालिटी एजुकेशन की कमी है। ठीक है, लिमिटेड क्वालिटी जो है वो टीचर्स हैं जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो और यहाँ पे टॉप लेवल के एजुकेटर्स हैं, इनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, अलग अलग बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं सरकार की, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप क्वालिटी जो एजुकेशन है उसका ध्यान रखेंगे। हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी संस्थाएं जो हैं इन तीनों को अचीव करने के लिए काम करती हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका कि एक्सेस, ये ध्यान रखना, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी, पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता, ये तीन चीजों के लिए जो है इस स्वयं पोर्टल को तैयार किया गया, यानी इसका बेसिक उद्देश्य ये 3 चीजें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर स्वयं पोर्टल की, तो स्वयं पे 4 तरीके से जो है आपको कंटेंट या पाठ्यक्रम जो अवेलेबल होता है, जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उसके 4 टाइप्स हैं। किस किस तरीके से, सबसे पहले नंबर पे है वीडियो लेक्चर, आपको प्रोवाइड कराया जाता है वहाँ पे, और वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको पीडीएफ में नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, यानी आप वीडियो लेक्चर देखें और उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। हर कोर्स से रिलेटेड जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं उसमें ये चारों चीज़ें जरूर होंगी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन है, यानी कि आप वहाँ पे जो क्विज की बात कर रहा था, क्वेश्चन आंसर सेशन का मतलब है क्विज है वहाँ पर, जिसके थ्रू आप खुद को क्या कर सकते हैं, आपको आप खुद का असेसमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पे ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी है, आप अपने को लर्नर के साथ, जो आपके साथी हैं, अपने टीचर्स हैं जो वो कोर्स करा रहे हैं, उनके साथ क्या कर सकते हैं, एक डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं, उसमें आपको उसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कंटेंट है तो साथ में यहाँ पे नोट्स, पीडीएफ नोट्स का भी ऑप्शन है। ठीक है, और कोर्सेज जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, जैसे आज हम मूक पढ़ रहे हैं, मूक आपने वहाँ पे जैसे ही कंप्लीट किया तुरंत क्विज आ जाएगा, ताकि आप चेक कर सके कि आपने जो है वो स्टडी की, और की तो कितनी की, कितना आपको समझ में आया, मतलब आप अपने आप को क्या कर सकेंगे वहाँ पे चेक कर सकेंगे अपनी नॉलेज को। और उसके बाद आपको कहीं पे डाउट लग रहा है तो वहाँ पे ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी है, जहाँ पे अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं अपने को लर्नर के साथ या फिर जो टीचर्स हैं उनके साथ में। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं मूक पर। तो मूक पे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, साइंस के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, लैंग्वेज के हैं, कॉमर्स के हैं, मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए 9 जो है संस्थाएं हैं, 9 जो है कोऑर्डिनेटर्स इसके लिए सेट किए गए हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, 9 कोऑर्डिनेटर है जो इन सभी कोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वहाँ पे जो कोर्स प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी जो है 9 जो संस्थाएं हैं, 9 संस्थाएं हैं उनको दी गई है।
अब कौन सी संस्थाओं को अब कौन क्या प्रोवाइड कराएगा, मान लिया कि मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन प्रोवाइड कराएगा, तो वहां पे सब कुछ पहले से ही फिक्स है कि उन 9 जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे। जैसे AICTE को AICTE को जो जिम्मेदारी दी गई है वो इंटरनेशनल कोर्सेज की दी गई है, यानी जो इंटरनेशनल कोर्सेज है वो प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी AICTE के पास है। ठीक है, इंजीनियरिंग कोर्स की जिम्मेदारी जो है वो नेपटेल के पास दी गई है, और यूजीसी के को जो दिया गया है वो गैर तकनीकी, ध्यान रखना है, जो नॉन टेक्निकल है पोस्ट ग्रेजुएशन की जिम्मेदारी, यानी नॉन टेक्निकल का मतलब क्या है, जो पीजी लेवल के जो आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है, जो सोशल साइंस से रिलेटेड है, उस तरह के जो टेक्निकल नहीं है उनसे रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन की जिम्मेदारी यूजीसी के पास है। सीईसी के पास अंडर ग्रेजुएट कोर्स की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जो यूजी से रिलेटेड है ये आपको एक्चुअली क्या है, रूट लर्निंग के जरिए आपको याद रखना पड़ेगा। 9 संस्थाएं हैं, AICTE के पास इंटरनेशनल कोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेपटेल के पास इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, यूजीसी पोस्ट ग्रेजुएशन है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, एक चार्ट वगैरह आप बना लेंगे या 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सीईसी अंडर ग्रेजुएशन के लिए है। कुछ चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, कैसे आएगी समझ में, देखिए कि एक दो चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। कैसे होगा कि यूजीसी जो है, यूजीसी नॉर्मली आप लोग यूज करते हैं, यूजीसी क्या है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन नॉन टेक्निकल है, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। NCERT है फॉर स्कूलिंग एजुकेशन, और NIOS भी, ये दोनों जो है स्कूल एजुकेशन के लिए है। NIOS आपको पता है कि NIOS जो है वो जो है डिस्टेंस एजुकेशन के साथ स्कूलिंग प्रोवाइड कराता है, और NCERT है जो है वो रेगुलर जो है स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ से आपको ये दोनों स्कूलिंग की जिम्मेदारी है। इग्नू के पास जो है बाहर के विद्यार्थी, आउट ऑफ द जो स्कूल है, जो स्कूल से बाहर के स्टूडेंट हैं उनकी जिम्मेदारी इग्नू को दी गई है, यानी जो स्कूल नहीं जा सके और वो भी कुछ कोर्स करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, वो इग्नू उसको कराएगा। IIMB मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन जो है वो किसको दिया गया, IIMB को दिया गया है। और NITTR टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से टीचर की ट्रेनिंग, जैसे आपने कहा बीएड, अब किसी ने बीएड किया है और वो कुछ और भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना चाहता है, ठीक है, ताकि वो अपनी जो क्वालिटी है उसको इनहेंस कर सके, तो वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की जिम्मेदारी NITTR के पास है। ठीक है, तो ये 9 संस्थाएं हैं जिनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। अब इनको ना एक्चुअली आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे IIMB है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, ठीक है, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड संस्था है तो उसको मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग करके कुछ है यहाँ पर, NITTR, अभी मैं फुल फॉर्म इसका दिखाऊंगा आपको। तो उसके पास, यानी टीचर ट्रेनिंग की जिम्मेदारी जो है उनके पास दी गई है। स्कूलिंग आपको पता है NCERT और NIOS जो है स्कूलिंग प्रोवाइड कराता है। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च है। मैं आपको अभी ये है सारा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैंने आपको इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, स्कूलिंग, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट। सर एक बार वो 9 जो है ना, एक बार दोबारा से देखने मुझे। CEC यहाँ भी यही 9 ही है, यहाँ पे भी वो 9 ही है। आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे जो है 3 3 6 7 8 9, यहाँ पे देखेंगे। अब इसको इस तरीके से डिवाइड किया है कि स्कूलिंग के लिए कौन कौन से 2 हैं, मैंने अभी बताया था आपको, NIOS और NCERT, 2 चीजें मैंने अभी आपको बताई थी। तो स्कूलिंग के लिए कौन है, NIOS और NCERT। यहाँ पे आप इनकी फुल फॉर्म भी याद कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं, जैसे NIOS है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आउट ऑफ द स्कूल के लिए UGC है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए वो है, सॉरी UGC इग्नू है, इग्नू
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसको दिया गया है आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जिम्मेदारी दी गई है। और अंडर ग्रेजुएट, मैंने कहा था कि अंडर यूजी जो है, यूजी की जिम्मेदारी किस किस के पास है, तो इन 3 लोगों के पास है। नेशनल प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, ये आपका इसके पास है, NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। देखिए इंजीनियरिंग टेक्निकल डिपार्टमेंट को दिया गया है। मैनेजमेंट के लिए IIM बेंगलोर को दिया गया है मैनेजमेंट के लिए। और CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, इसकी जिम्मेदारी इसको दिया गया है। मैंने अभी बताया था यूजी की जिम्मेदारी जो दी गई है वो इसको दी गई है। तो ये तीनों अंडर ग्रेजुएशन के लिए इनके पास जिम्मेदारी है, और पीजी के लिए इनके पास है UGC, और मैनेजमेंट के लिए बेंगलोरो सेम है, यूजी हो या पीजी हो, अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड है तो इन्हीं की जिम्मेदारी है, और इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो उसकी जिम्मेदारी इनके पास ही है, इंजीनियरिंग के कोर्स की, चाहे वो यूजी हो या पीजी हो। तो ये इस तरीके से भी स्कूलिंग, आउट ऑफ स्कूल, यूजी एंड पीजी के तौर पे इसको डिवाइड किया गया है, इनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। यहाँ पे भी 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं AICTE, CEC, IGNOU, IIMB, NCERT, NIOS, NITTR, NPTEL और UGC। ठीक है, और यहाँ ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं swam.gov.in, और स्वयं कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेज, देखिए कहाँ कहाँ रीजनल लैंग्वेज में कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है। और इसको और देखते हैं हम, ये देखिए स्वयं पे जब आप कोर्स सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर, यानी आपको स्कूलिंग एजुकेशन चाहिए तो NCERT पे जाएंगे, आपको यूजी से इंजीनियरिंग से, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 9 कोऑर्डिनेटर्स आ जाएंगे। जो 9 कोऑर्डिनेटर्स है यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस जगह पे तो सारे कोऑर्डिनेटर, तो आप जान पाएंगे कि आपको क्या चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने NCERT क्लिक किया था, उसके बाद मैंने उसने पूछा कोर्स ड्यूरेशन, कितने कोर्स ड्यूरेशन का चाहिए, तो मैंने ऑल लिखा, तो मेरे पास जितने हैं वो सभी यहाँ पे अवेलेबल हो गए। कोर्स एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग मुझे देखना है कि कोर्स के एग्जाम की डेट, यानी मुझे अभी से कोर्स चाहिए, और क्रेडिट का भी ऑप्शन है, कितने क्रेडिट के कोर्स आपको चेक करने हैं, और कैटेगरी भी है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अपकमिंग इनरोलमेंट ओपन, इन कोर्सेज के लिए अपकमिंग इनरोलमेंट ओपन है। अकाउंटेंसी 11th पार्ट 1, ठीक है, बायोलॉजी 11th पार्ट 1, बायोलॉजी 11th पार्ट 2, बायोलॉजी 12th पार्ट 1, बिजनेस स्टडी 11th, यानी मैंने स्कूलिंग पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे 11th 12th 9th के आपको क्या मिलने लगेंगे, कोर्सेज मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए ऑन गोइंग इनरोलमेंट क्लोज, यानी वो कोर्सेज जो कोर्सेज शुरू हो गए हैं और जिनका इनरोलमेंट क्लोज हो गया है। यानी जिस तरीके से कोर्सेज बाकी जगह पे चलते हैं वैसे ही यहाँ पे भी चलते हैं, आपके जैसे कॉलेज में चलते हैं यहाँ पे भी चलते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आप कभी भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये टीचर है, ये टीचर ये कोर्स करा रहे हैं प्रोफेसर शिप्रा विद्या, और ये NCERT जो है DESS से यहाँ पर कोर्स हो रहा है। और कौन करा रहा है, NCERT करा रहा है। 24 वीक का कोर्स है। कब स्टार्ट हो रहा है, 28 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा। और एग्जाम की डेट कब है, 1 अक्टूबर 2022। इनरोलमेंट एंड कब, 31 अक्टूबर 2022। यहाँ पे अब आपको जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे, यानी लास्ट जो बच्चा है, अभी देखो कई लोग कोर्स कर रहे होंगे, अप्रैल से शुरू हो गया है, अक्टूबर में इसका एग्जाम होना है, फिक्स है कि 1 अक्टूबर को एग्जाम होगा और 31 अगस्त को इनरोलमेंट एंड हो जाएगा। मतलब उसके बाद ये कोर्स डिसकंटिन्यू हो जाएगा। यानी जिसने भी अगर कोर्स करना है वो क्या कर सकता है, 31 अगस्त से पहले पहले इनरोल करके कभी भी, मतलब मैंने आज इनरोल किया और मैं आज से ही पढ़ना शुरू कर दूं और मैं कोर्स कभी भी कंप्लीट कर दूं। मेरा एग्जाम कब होगा, 1 अक्टूबर को। यानी आप सोचिए कि 11th का कोर्स। अच्छा एक और चीज है इसमें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे क्रेडिट्स लिखे होंगे। अगर आपने कोई कोर्स 2 क्रेडिट का किया है, ठीक है, तो अगर 2 क्रेडिट आपने यहाँ कंप्लीट कर लिया है, एग्जाम दिया है, पास कर लिया है, तो अपने कॉलेज में उसको या स्कूल में आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। यानी वो कोर्स आप अपने कॉलेज में उसको सबमिट कर सकते हैं यहाँ से, और ये सब्जेक्ट आपके कोर्स में शामिल हो जाएगा और आपको कह दिया जाएगा कि हाँ ये एग्जाम वापस आपको देने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने यहाँ एग्जाम दे दिया, क्रेडिट वहां आपके काउंट हो गए। ठीक है, तो ये स्कूल के कोर्सेज हैं।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं स्वयं प्लेटफॉर्म पे जाके। आप कोई डाउट है यहाँ पर? यहाँ पे स्वयं जो है वो खत्म हो जाता है। आप लोग इसकी वेबसाइट पे जाएं, खुद चेक करें किस तरीके से क्या है, तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे कोर्सेज है, कब इनरोलमेंट होता है, कब इनरोलमेंट नहीं होता है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ें आप। सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ हाँ कि सर इसमें एक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी है हमारे, मूक है चाहे वो स्वयं है, तो इसमें एक डिसएडवांटेज तो होगी ना कि कहते हैं अगर कोर्स निकल गया, सपोज दैट कि हमारा अक्टूबर में एग्जाम हो गया अभी आपने बताया, तो उसके बाद थोड़ी ना हम ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको जो इसकी लिमिटेशंस में मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंसी ऑन टीचर, यानी जो प्रोफेसर शिप्रा जो विद्या है, ये इस डेट तक इन्होंने ये कोर्स अवेलेबल रखा है। ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हाँ देखिए फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है कि आप कब तक इसमें इनरोल हो सकते हैं। इनरोल आप हो सकते हैं 31 अगस्त तक। शुरू कब हुआ है? अप्रैल में। कितने महीने आपके पास? 4 महीने आपको मिल रहे हैं इनरोलमेंट के लिए, यानी 4 महीने में, उस 4 महीने के बाद आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास पढ़ाई करने का। नहीं नहीं सर, वो मैं हाँ हाँ नहीं कह रही हूँ। मैं वहीं आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ठीक आपके पास क्या है यहाँ पर? फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। अब इन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया, यानी इनका एक डेट है एग्जाम का, एग्जाम डेट ले लिया उन्होंने, कोर्स हो गया कंप्लीट। उसके बाद दूसरा कोर्स फिर कोई दूसरा टीचर शुरू कर देगा, लेकिन डिपेंडेंसी टीचर पे है। अगर टीचर ने नहीं शुरू किया तो फिर नहीं होगा कोर्स। वो बहुत सारे आप कोर्स सर्च करेंगे, जैसे आप कुछ कोर्स सर्च कर रहे हैं, किसी टीचर ने उसको शुरू नहीं किया तो वो कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो लिमिटेशन इसलिए यहाँ पे मैंने कहा था कि डिपेंडेंसी और टीचर, यानी अगर ये टीचर जो है ये कोर्स स्टार्ट नहीं करता है तो बच्चे के लिए कोर्स अवेलेबल नहीं है।